देखो ये क्या है, ये डीएनए और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हैं, सेपरेट हो गए हैं, और ये किसने किया सेपरेट करने का काम? हेलिकेज एंजाइम ने। देखो ये यहाँ पे सबसे पहले आके अटैच होता है इस स्ट्रैंड के साथ, कौन? आरएनए प्राइमर। और ये प्राइमेज एंजाइम है, प्राइमेज, या इसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। और देखो यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम वहां पे आकर अटैच होंगे, ये डीएनए के किसी स्ट्रैंड पे अटैच होंगे, तो इसकी पोलरिटी पूछी जाती है, तो इसकी पोलरिटी हमेशा क्या होगी? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज अटैच कहाँ पे होते हैं, सबसे पहले अटैच कहाँ पे होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो टेम्पलेट की पोलरिटी है, टेम्पलेट की जो पोलरिटी है, ठीक है, वो बताओ क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वेट, ठीक है। तो ये टेम्पलेट की पोलरिटी क्या रहेगी हमेशा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्यों रहता है आगे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आ गया है? प्राइमेज एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, और इसके लिए चाहिए हमको एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए बना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डीएनए से आरएनए नहीं बन रहा है, यहाँ पे एंजाइम है प्राइमेज। और ये प्राइमेज एंजाइम, जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ये आरएनए की शॉर्ट चेन बनाता है। देखो ये जो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है, ये आरएनए की शॉर्ट चेन है। इसको बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं? प्राइमर। ठीक है। ठीक है, और ये कितने बेस पेयर के होते हैं? तो ये 8 टू 10 बेस पेयर के होते हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, 8 टू 10 बेस पेयर की होती है प्राइमर। और ये जो प्राइमर होते हैं ना, ये प्राइमर, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्राइमर क्या करते हैं? रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर से देखते हैं कि ये जो प्राइमर है, इस प्राइमर को बनाया किसने? ये प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम, जिसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, यही प्राइमर को बनाता है। ये प्राइमर आके अटैच होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो बताओ, हमने ये बता रखा था, ये क्या है? टेम्पलेट स्टैंड। कहाँ पे अटैच होंगे? टेम्पलेट स्टैंड पे होंगे। तो टेम्पलेट स्टैंड को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टैंड भी बोलते हैं, ओल्ड स्ट्रैंड। अच्छा, इसी ओल्ड स्टैंड को हम पेरेंटल स्टैंड भी बोलते हैं। ध्यान से समझो। तो हमने बोला ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसको ओल्ड स्टैंड भी बोलते हैं, इसको पेरेंटल स्टैंड भी बोलते हैं। टेम्पलेट स्टैंड के डिफिनेशन वगैरह हमने सब बता रखा है पिछले क्लास में। तो क्वेश्चन ये होगा कि प्राइमेज एंजाइम कहाँ पे आके अटैच होंगे? तो अपना आंसर क्या होगा? टेम्पलेट स्टैंड पे। और टेम्पलेट स्टैंड की पोलरिटी क्या होगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन ये है कि प्राइमर, तो प्राइमर होता क्या है? एक्चुअली वो आरएनए होते हैं, वो आरएनए के शॉर्ट चेन होते हैं, छोटे चेन होते हैं, और 8 टू 10 बेस पेयर के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेप्लिकेशन स्टार्ट कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? तो आपका आंसर होगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। हाँ, इलोंगेशन, इलोंगेशन जो है यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया रेप्लिकेशन प्राइमर ने, लेकिन इलोंगेशन कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। अभी इलोंगेशन नहीं हुआ, अभी ये लंबी चेन बनी नहीं है। तो इलोंगेशन करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करता है। स्टार्ट रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का काम प्राइमर करता है, या प्राइमेज एंजाइम करते हैं। यही प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को बनाते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं ये चैन बनती कैसे है। देखो चैन में होता क्या? इलोंगेशन होता है। ये चैन कुछ इस तरह से, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताइए, ये जो प्राइमर प्राइमर की डायरेक्शन है, ये जो प्राइमर अटैच हुआ, इस प्राइमर की डायरेक्शन क्या होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइमर होती है प्राइमर की डायरेक्शन, और टेम्पलेट स्टैंड की पोलरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इतना समझ में आया? तो याद रखना है। तो अच्छा, फिर क्वेश्चन है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही क्यों होते हैं प्राइमर? क्योंकि यहाँ पे OH फ्री होता है, ये OH फ्री होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए 3 डैश एंड पे OH फ्री होते हैं। OH फ्री होने से क्या होगा? देखो हमने बोला कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? न्यू चेन बनती है। अब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता कैसे? ये हमारे पास क्या है? शुगर है, और शुगर के साथ अटैच होते हैं, बताओ, बेस। ये शुगर के साथ अटैच है, बेस। ये शुगर है, ये भी शुगर है। यहाँ पे शुगर के साथ अटैच होते हैं फॉस्फेट।
यहाँ पे होता है OH और ये फॉस्फेट। इस फॉस्फेट को थोड़ा सा और क्लियर करके देखते हैं, OH OH और ये OH। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ये फॉस्फेट से H और शुगर से OH, डिहाइड्रेशन हुआ। तो डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा बताओ, यहां से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलेगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से। ये तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 डैश एंड पे फॉस्फेट फ्री है। 5 डैश की बोला 1 2 3 4 और 5, इसको 1 2 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो 5 डैश या हम बोल सकते हैं फिफ्थ नंबर, जो शुगर का फिफ्थ नंबर वाला कार्बन है वहां पे फॉस्फेट फ्री है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 5 डैश एंड। यहाँ पे देखो क्या फ्री है बताओ, यहाँ पे OH फ्री है, तो क्या मैं इसको 3 डैश एंड बोल सकता हूँ? बिल्कुल, 1 2 3 डैश एंड पे क्या फ्री है, OH। अगर हमको नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है तो नया न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड करेंगे बताओ, हमेशा क्या होना चाहिए हमको, हमको क्या मिलना चाहिए, OH। देखो यहाँ पे OH फ्री था, यहाँ पे OH फ्री था, इसकी वजह से ये नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके ऐड हुआ। तो देखो यहाँ पे फिर से OH फ्री है, OH फ्री है, तो यहाँ से एक नया न्यूक्लियोटाइड फिर से ऐड हो जाएगा, ये बेस और ये शुगर। ये देखो नया न्यूक्लियोटाइड, अच्छा 5 डेज पे क्या होता है, फॉस्फेट। तो ये देखो इस OH के साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये ये ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये नई चेन बन गई। ये देखो यहाँ पे फिर से क्या होगा, OH फ्री होगा, 3 डैश एंड पे फिर से OH फ्री होगा। तो बोलो इसको क्या बोलेंगे, 3 डैश एंड। तो डायरेक्शन बताओ, देखो डायरेक्शन क्या हो गई, नई चेन बनने की डायरेक्शन क्या हुआ, तो डायरेक्शन हुआ है 5 टू 3 डायरेक्शन, ये समझ में आया, 5 टू 3 डायरेक्शन। तो इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाते हैं आपस में, और ये यहाँ पे किस बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये हमने बता रखा था ईस्टर बॉन्ड है, ये ईस्टर बॉन्ड, और ये बॉन्ड भी कैसा है, ये भी बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है। तो बताओ यहाँ पे जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये समझ गए होंगे कि अगर 3 डैश एंड पे OH फ्री है तो ही नया न्यूक्लियोटाइड आके वहां पे अटैच हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये जो 3 डैश है, ये 3 डैश प्राइमरी की डायरेक्शन 5 टू 3 डैश क्यों है, क्योंकि 3 डैश पे OH फ्री है, और आपको अगर बेस पेयरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं बेस, ये बेस, और इनके साथ पेयर करना है। ये देखो ये भी क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर होगा, यहाँ पे फॉस्फेट होंगे, और ये बेस जैसे ए, ये शुगर, ये फॉस्फेट, ठीक है, और ये क्या बेस जैसे जी। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे TAGCTA CGCGA, इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच है। ये जो सिंगल स्टैंड है, सिंगल स्टैंड या कोई भी चेन बनती कैसे, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी है। अब देखो यहाँ पे जो ए है, इस ए के सामने कौन अटैच होता है, टी अटैच होता है, जी के सामने सी, तो नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होंगे। देखो यहाँ पे बेस अटैच नहीं हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड का ही पार्ट तो बेस है ना, बेस किसके साथ अटैच होता है, शुगर के साथ। अब इसका मतलब यहाँ पे शुगर भी तो होना चाहिए, तो टी के साथ क्या होना चाहिए बताओ, कौन, अच्छा शुगर होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमने शुगर बनाया, इसको हम और डिटेल में देखेंगे, ये शुगर बना दिया, ठीक है। और बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, तो ये जो OH है इस फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम अगले पेज पे दिखाएंगे कि किस तरह से, जैसे यहाँ पे C है, अब C है तो बताओ C किसके साथ अटैच होगा, C अटैच होगा G के साथ, और G किसके साथ अटैच है, शुगर के साथ, ये देखो शुगर के साथ अटैच है, और शुगर के साथ अटैच है फॉस्फेट, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, शुगर, बेस और फॉस्फेट। तो ये नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हो रहा है, कहाँ पे, ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या था फ्री, OH, ये OH फ्री था, इस OH के साथ कौन अटैच हो गया, ये फॉस्फेट, फिर यहाँ पे कौन फ्री है, OH। तो समझ गए होगे कि यहाँ पे OH फ्री क्यों है, प्राइमरी की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 क्यों है, क्योंकि 3 डैश पे OH फ्री होते हैं, और नया न्यूक्लियोटाइड तभी अटैच होगा जब वहां पे 3 डैश एंड पे OH फ्री होंगे। क्लियर, ये बातें आ गई समझ में। तो किस तरह से ये चैन बन रहा है, इसको और हम डिटेल में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, कितना समझ में आया, क्लियर है बताओ।
Yes, sir. ओके तो प्राइमर देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहा है, क्लियर है, प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर रहा है। लेकिन इलांगेशन कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जो नए न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इलांगेशन जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो डीएनए पॉलीमरेज की वजह से हो रहा है। और लंबी लंबी चेन कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये शुगर है, शुगर के साथ अटैच होती है फॉस्फेट, और यहाँ पे बेस, जैसे बेस है एडेनिन। अब इस न्यूक्लियोटाइड को पहचानता कौन है, यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे शुगर, ये थायमिन, ये फॉस्फेट, यहाँ पे हमने बोला कि ये है शुगर, ग्वेनिन और फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, साइटोसिन। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है, इन न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है। ये जो बेस है, इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ से यहाँ पे अटैच होना है। अब यहाँ पे जो डीएनए, अच्छा यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, जैसे हमने बोला जी के साथ सी अटैच हो रहा है, ठीक है, ये शुगर, ये फॉस्फेट, यहाँ पे टी के साथ क्या अटैच हो रहा है, ए हो रहा है, ये यहाँ पे क्या हुआ, शुगर और ये फॉस्फेट। ये जो नए न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, इनको कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पे अटैच होना है, तो इनको पहचानता कौन है कि यहाँ पे अटैच होना है, इनको पहचानने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो टेम्पलेट स्टैंड है, इस पे कौन से किस तरह के न्यूक्लियोटाइड अटैच है, या यहाँ पे किस तरह के न्यूक्लियोटाइड है, उनको पहचानने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच कर देगा। तो इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने क्या किया, सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इस न्यूक्लियोटाइड को पहचाना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इस न्यूक्लियोटाइड को पहचाना, इस न्यूक्लियोटाइड को पहचाना, और इनका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच कर दिया। और ये क्या बन गया, ये इस तरह से ये लंबी लंबी ये चैन बनने लगी, ये चैन बनने लगा, ये नया चैन बन रहा है, किसका, डीएनए का, ये डीएनए की नई चेन बन रही है। तो बताओ ये जो इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन कौन किया, ये इलोंगेशन करने का काम किसका है, ठीक है, इलोंगेशन करने का काम किसका बताओ, ये काम इलोंगेशन का है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज भी करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग चेन, डीएनए की लॉन्ग चेन बनाता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे देखो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के यहाँ पे दो फंक्शन होंगे, इसका जो हमने बताया था, अच्छा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये मेन एंजाइम होते हैं, ये मेन एंजाइम है। आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में हमने बताया था कि वो रिपेयर करने के लिए मेन एंजाइम होते हैं, रिपेयरिंग के लिए मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं है तो हम सेकंड भी ले सकते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये सबसे मेन एंजाइम है। और दूसरी बात कि ये लंबी लंबी चेन बनाता है, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। और ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। ये जो स्टैंड देख रहे हो ना, इस स्टैंड पे एक सेकंड में कितने, एक सेकंड में, ये एक सेकंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी तेजी के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं। चलिए ये बातें आ गई समझ में। अच्छा ये बताओ यहाँ पे इसकी क्या डायरेक्शन होगी, ये 3 डैश होगा, देखो यहाँ पे प्राइमर 5 डैश, तो ये 3 डैश, तो इसके अपोजिट क्या होगा यहाँ पे बताओ, 5 डैश, तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 डैश। तो टेम्पलेट की जो पोलरिटी है वो क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखो यहाँ पे ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन फॉर्क, टेम्पलेट की पोलरिटी किस डायरेक्शन में देखते हैं, जिस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं उसी डायरेक्शन में टेम्पलेट की पोलरिटी हम चेक करते हैं। याद रखना है, जिस डायरेक्शन में क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है, उसी डायरेक्शन में टेम्पलेट की पोलरिटी चेक करते हैं। अभी इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे जब ये वाली स्टैंड की बात करेंगे। तो देखो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे होते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग, पिछली क्लास में बताया था, ये स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग हुआ, ये डीएनए खुल गया, फिर इसके बाद आप देखोगे ये स्मॉल ओपनिंग हुआ, डीएनए खुल गया, ये तो ये क्या बना, रेप्लिकेशन बबल, ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल, ठीक है। तो ये है स्मॉल ओपनिंग। अच्छा ये क्यों हुआ, ओआरआई प्रेजेंट है,
तो यूकैरियोट में मोर देन वन ओआरआई होते हैं, इसकी वजह से क्या बनते हैं, रेप्लिकेशन बबल। और यहाँ पे देखो, इसको देखोगे एक्चुअली तो ये इन्वर्टेड वाई शेप दिखता है, जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। और नीट में क्वेश्चन भी आया कि स्मॉल ओपनिंग, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग। और रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, यहाँ पे है रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क है, ठीक है। ये स्मॉल ओपनिंग हो रही है, ये जो खुला है इसको क्या बोला है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे किसकी वजह से रेप्लिकेशन फॉर्क बना, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता जाएगा, रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता जाएगा। और रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन क्या है बताओ, यहाँ पे। तो टेम्पलेट की डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा। तो टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी, 3' to 5'। ये ध्यान रखना है, जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क है उधर ही डायरेक्शन में होगा टेम्पलेट की पोलैरिटी। तो देखो टेम्पलेट की पोलैरिटी किधर होगा, इसी साइड होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन फॉर्क का वो है 3' to 5'। चलो, तो ये तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। थोड़ा सा और इसको दिखाते हैं और अच्छे से। देखो ये किस तरह से न्यूक्लियो, जैसे मैंने बात किया यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास 3', 5'। तो यहाँ पे क्या है, सुगर, बेस और फॉस्फेट, ये डीएनए का एक स्टैंड है। अब इस स्टैंड पे सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ए, ये टी, जी, ए, सी, टी, ए, सी, जी, ठीक है। अब इसके साथ हमको एक और स्टैंड बनाना है, ये डीएनए की, ये हम बोल सकते हैं टेम्पलेट स्टैंड है, डीएनए की एक चेन है। और इसके कॉम्प्लीमेंट्री या इसके पहले हमको एक स्टैंड और बनाना है, तब तो हमारा कंप्लीट डीएनए बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या हो जाएगा बताओ, टी। ए का क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगा, टी। तो देखो ये टी हो गया, ये कुछ इस तरह से, ये शुगर, ये टी, ये फॉस्फेट। और यहाँ पे क्या पता है बताओ, यहाँ क्या फ्री है, ओ एच, 3' पे ओ एच फ्री होते हैं। तो थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको छोड़ो, इसके साथ देखते हैं जी को, यहाँ पे स्पेस कम है। ये शुगर, ओ एच, फॉस्फेट, ये बेस हुआ, जी के साथ क्या होगा, सी। तो देखो ये ओ एच और ये फॉस्फेट, ये बॉन्ड बन गए। ये शुगर, ये फॉस्फेट, ओ एच, 3' एंड पे फ्री है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ए के साथ टी आया, ये ओ एच, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो सी है, तो यहाँ स्पेस है नहीं, तो इसको देखते हैं, शुगर, ये कुछ इस तरह से, ये तो किस तरह से देख रहे हो ना, ये एक चैन बन रही है किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। ये न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या फ्री बताओ, ओ एच, और ओ एच किस साइड पे फ्री होता है, तो ओ एच होता है हमेशा 3' साइड पे फ्री। ये 3', तो ये बताओ क्या हो जाएगा, 5', ये 3', ये 5'। और हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अटैच कौन होता है, यहाँ पे प्राइमर। तो प्राइमर तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है, ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जो इलोंगेशन हुआ है, ये जो चैन बनी है, ये ये डबल स्टैंड। तो बताओ ये इलोंगेशन किसने किया, ये इलोंगेशन ये कौन करेगा बताओ, डीएनए पॉलीमरेज, याद रखना है, डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर है। तो ध्यान से समझे कि प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, इलोंगेशन, डीएनए में इलोंगेशन, या ये चैन कौन बना रहा है, तो ये बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी, किस तरह से ये नई चेन बनती है, टेम्पलेट पे ये नया चेन किस तरह से बनता है, ये आप समझ गए होगे। और ये भी समझ गए होगे कि प्राइमर को हमने 5' टू 3' क्यों लिया। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, ओ एच फ्री होते हैं, और ओ एच फ्री होगा तो ही नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होगा आके, ठीक है। ये फॉस्फेट, ये नए न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे, फिर ये OH। तो ये बातें हो गई हमारे एक स्टैंड की। अभी एक स्टैंड और हमको बताना है, ठीक है, एक स्टैंड हमको और बताना है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत है, नहीं। देखो
एक स्टैंड की तो बात कर ली हमने, अब एक और स्टैंड की बात करते हैं। ये सपोज दैट हमारे पास ये डीएनए है, डबल स्टैंड, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे होते हैं हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करेंगे तो ये धीरे धीरे इस तरह से खुलने लगेगा, ठीक है, ये खुलने लगेगा। अब यहाँ पे हमने बात किया कि देखो ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। यहाँ पे बात किया कि देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राइमर आके अटैच हो गई और ये प्राइमर आके अटैच हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्राइमर पे अच्छा प्राइमर की डायरेक्शन क्या होगी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे देखो नए न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होंगे, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये कंटिन्यूअस लगातार ये बन रहा है। अच्छा यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट ये जो स्टैंड है, ये जो स्टैंड है, अच्छा बताओ ये अगर 3 डायरेक्शन है, ये 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3, ये 3 डैश है तो यहाँ पे क्या होगा 5। हाँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक हमको देखना है। अभी तक यहीं तक क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और चेन कहाँ से कहाँ तक बन रही है, यहीं तक जहां तक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक है वहीं तक नई चेन बन रही है, ये न्यू चेन। न्यू चेन बस इतना ही बनाया अभी। अभी और ये जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे उसी तरह से चेन लंबी होती चली जाएगी, ठीक है। अभी इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये 5 डैश। तो ये बताओ ये 5 डैश, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 डैश, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं, इस चीज को यहाँ से देखते हैं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये चैन बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, अगर आप इसको 3 डैश ले रहे हो, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, यहाँ तुमको समझ में आएगा कि हाँ हम प्राइमर ऐड कर दें, प्राइमर ऐड कर सकते हैं। देखो ये प्राइमर ऐड हो गया, तो यहाँ पे OH था, तो ये कंटिन्यूअस तो हमने बना दिया। ये लगातार ऐसे जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे ये चेन बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या वैसे कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं प्राइमर अटैच कर दिया, तो देखो अगर प्राइमर अटैच किया तो ये 5 डैश ये 3 डैश है, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है डबल स्टैंड होता है, एंटी पैरेलल होता है और रिवर्स पोलरिटी होती है। तो पोलरिटी रिवर्स है, तो ये 5 डैश होगा तो ये 3 डैश होगा, और 3 डैश होगा तो बताओ ये क्या होगा 5 डैश होगा। और 5 डैश होगा तो OH यहाँ पे फ्री होंगे क्या, नहीं, यहाँ पे तो फॉस्फेट फ्री होते हैं। तो क्या फॉस्फेट यहाँ पे फ्री है, क्या नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा क्या इस साइड में, बताओ। यहाँ पे क्या नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा, यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड तो हमेशा 3 डैश एंड पे ही अटैच हो सकता है, क्यों, क्योंकि 3 डैश एंड पे OH फ्री होते हैं। तो OH तो इधर फ्री है, और स्टैंड देखो ये डीएनए जो बेस पेयरिंग होनी है वो इस डायरेक्शन में होनी है। तो क्या हम इस तरह से यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, 5 प्राइम से, नहीं, यहां से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं रेप्लिकेशन। तो हमको समझ में आ चुका है कि यहाँ तक देखो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अरे सॉरी, सब चला गया, ठीक है फिर से देख लेते हैं। तो रेप्लिकेशन हमको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, देखो। तो ये बात हमको समझ में आ गई थी कि यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हमको जो प्राइमर ऐड करना है वो प्राइमर हमको यहाँ पे ऐड करना है। देखो ये प्राइमर हमने ऐड कर दिया, इतना पार्ट अभी ओपन हुआ है, ठीक है, इतना हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुई, इतना पार्ट ओपन हुआ, बताओ ये OH फ्री होंगे तो कौन सा डैश होगा 3, ये 5। तो जितना ओपन हुआ है डीएनए पहले उतने में हम क्या कर लेते हैं, उतने में हम ये नया स्टैंड बना लेते हैं या नई चेन बना लेते हैं। जितना पार्ट ओपन हुआ उतना हमने नया चेन बना लिया। तो देखो यहाँ से इस तरह से तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे क्या होता, अगर मैं ये 5 डैश तो है ही है, ये 5 डैश है, यहाँ पे क्या होता बताओ, ये देखो ये 3 डैश था तो ये 5 डैश हुआ, और ये 3 डैश हुआ तो यहाँ पे क्या होगा बताओ 5 डैश, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डैश, ये 5 डैश। तो यहाँ पे तो फॉस्फेट फ्री है, नया चेन तो बन ही नहीं सकता। OH तो इधर फ्री है, इधर तो होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इधर तो टेम्पलेट स्टैंड है ही नहीं। तो यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ 5 प्राइम से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो देखो इसके लिए हमने जितना पार्ट खुला, मतलब हम बोल सकते हैं जहां पे रेप्लिकेशन फॉक है, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉक है, इस वाले डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया, ये रेप्लिकेशन फॉक यहां से हमने स्टार्ट किया, ये प्राइमर अटैच किया, ये प्राइमर, इस प्राइमर को अटैच किया, और देखो यहाँ पे OH फ्री है। अब OH फ्री है तो नया न्यूक्लियोटाइड इस OH के साथ अटैच होगा, और जब नया न्यूक्लियोटाइड इस OH के साथ अटैच होगा तो ये चेन
ये चैन में इलॉन्गेशन हो जाएगा, ये चैन बनी। अभी देखो नई चैन तो हमने ऑलरेडी बता रखा हमेशा किस डायरेक्शन बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 3 प्राइम यहाँ पे हो गया, तो यहां से ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलो, तो ये बात समझ में आई। तो ये नई चेन किस डायरेक्शन में बनी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने अटैच किया था प्राइमर, और जब प्राइमर यहाँ पे अटैच किया था हमने, तो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और नई चेन कुछ इस तरह से बन रही थी, ये तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम था, तो 3 प्राइम ये आ गया, 3 प्राइम यहाँ पे आ गया, ये। तो नई चेन तो हमेशा किधर बनेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमेशा, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा नई चेन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, OH फ्री होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होते हैं, इस वजह से नई चेन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पे इतना चैन बना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतनी चैन तो बन गई, लेकिन आपको पता है आगे फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम, और ये हेलिकेज एंजाइम फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को फिर से ब्रेक करेंगे। तो देखो ये डीएनए तो लंबा है, अभी और ओपन होना है इस डीएनए को, ठीक है। तो रेप्लिकेशन तो पूरे स्टैंड में ही होगा, ठीक है। ये अब ये जैसे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे। ये हेलिकेज एंजाइम यहाँ पहुंचा, इतने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब देखो क्या होगा इस वाले केस में क्या होगा, इसको हम यहाँ से दिखाते हैं। अब ये इतना पार्ट ओपन हो गया, देखो ये और ओपन हो गया, ठीक। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से और ब्रेक हो गए, तो देखो इतना पार्ट और ओपन हो गया। तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो मैं इसका दिखा रहा हूँ। अब हुआ क्या था कि प्राइमर आपका अटैच कहाँ पे था, प्राइमर यहाँ पे अटैच था, ये इतना पार्ट हमने बनाया था डीएनए, क्योंकि ये तो अभी ओपन हुआ है, इतना पार्ट तो हमने ऑलरेडी बना रखा था, ये। तो यहाँ पे क्या था बताओ, 3 और यहाँ पे 5 प्राइम, तो ये कौन सा एंड हुआ बताओ, ये हुआ 5 डैश और ये हुआ 3 डैश। अब फिर आपके पास वही चीज है, वही समस्या है कि अब क्या करना है। अब तो प्राइमर हमने अटैच कर दिए थे, प्राइमर तो ऑलरेडी हमने अटैच कर दिया था, और यहाँ पे देखो ये भी प्राइमर, और ये इसमें ये तो कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, ये जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, ये बताओ, ये टेम्पलेट पोलैरिटी थी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो अब होगा क्या कि आपके मन में क्वेश्चन आ गया, प्राइमर तो अटैच ही हो गया है, तो हम क्यों ना क्या करें, अच्छा प्राइमर अटैच हो गया तो बताओ ये कौन सा डायरेक्शन, 5 डायरेक्शन, ये 5 डैश है, और 5 डैश पे यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट। तो क्या इस तरह से ये चेन बन सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट फ्री है, OH फ्री होना चाहिए था, OH तो यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे। और टेम्पलेट यहाँ पे तो देखो एंड हो चुका है, ठीक है, आगे तो डीएनए है नहीं, डीएनए की स्टैंड है नहीं, तो OH रहने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आगे तो हमने जितना भी हमको रेप्लिकेशन करना था इस स्टैंड पे, इस पार्ट पे, उतना हमने कर लिया है। देखो इस पीछे डायरेक्शन हम नहीं जा सकते, यहाँ पे फॉस्फेट है, और फॉस्फेट के साथ नया न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इस प्राइमर का यूज खत्म हो गया, अब इसका यूज है नहीं, अब हमको नया प्राइमर लाना पड़ेगा। तो नया प्राइमर लाना पड़ेगा, तो देखो नए प्राइमर को फिर से क्या करेंगे, फिर से नया प्राइमर लाएंगे, तो फिर से नया प्राइमर यहाँ पे हमने लाया, नया प्राइमर लेना पड़ेगा, फिर एक और प्राइमर लिया, ये प्राइमर लिया, ठीक है। इसकी पोलैरिटी क्या होगी बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि 3 पे क्या होते हैं, OH फ्री होते हैं, और देखो जैसे हमने ये लिया, तो यहाँ पे OH फ्री है, तो नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच होना शुरू हो जाएंगे, तो ये नया चैन बन गया। तो ये जो चैन बनेगा, फिर आगे क्या हुआ, यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम होगा, ये हेलिकेज एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये नई चैन धीरे धीरे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो बेस पेयरिंग है, धीरे धीरे ओपन होते जाएगा, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो दोनों हैं आपस में सेपरेट होते जाएंगे, और नया चैन बनता जाएगा। लेकिन देखो इस स्टैंड पे ये जो टेम्पलेट है, यहाँ पे तो कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस स्टैंड है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक है। ये तो लगातार बन रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, टुकड़ों में बन रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, और देख लेते हैं बाद में, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये है डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है क्योंकि यहाँ पे ये टुकड़ों में बन रहा है, हमको बार बार प्राइमर को लेना पड़ रहा है, बराबर प्राइमर ले रहे हैं। और प्राइमर क्या होता है एक्चुअली, प्राइमर क्या होते हैं बताओ, ये प्राइमर होते हैं RNA,
8 to 10 बेस पेयर, ठीक है। इनको बनाता है कौन? प्राइमेज एंजाइम। तो ये बातें तो समझ में आ गई हो कि एक स्टैंड पे तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, चैन डीएनए की कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी। दूसरे स्टैंड पे क्या होगा? ये टुकड़ों में बनेगा, ये जो चैन बनेगी डीएनए की ना, ये टुकड़ों में बनेगी। ये बात आई समझ में? ये बात क्लियर है? फिर मैं इसको और तरीके से देखता हूँ। अच्छा, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इस डिसकंटिन्यूअस को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी बोलते हैं, या लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं। इस कंटिन्यूअस स्टैंड को लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, इसको लीडिंग भी स्टैंड भी बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। लीडिंग स्टैंड, कंटिन्यूअस स्टैंड, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ओकाजाकी। क्योंकि इस फ्रेगमेंट के बारे में, ये जो फ्रेगमेंट, ये जो टुकड़ों में बन रहा है चैन, इसके बारे में बताया था जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी ने। तो उन्हीं के नाम पे रखा गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये हमेशा कैसे बनता है? ये टुकड़ों में बनता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं इसको, हम डिसकंटिन्यूअस स्टैंड भी बोलते हैं, या लैगिंग स्टैंड भी बोलते हैं। इसको लैगिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं? इसको लीडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं? देखो, इसको लीडिंग स्टैंड इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, ये रेप्लिकेशन फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्म। तो देखो, पोलैरिटी हमने बताया था, पोलैरिटी आपको चेक करना है, तो पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे? तो जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क होगा उधर ही क्या होगी? जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क होगा उधर ही हम क्या लेंगे? पोलैरिटी। देखो, यहाँ पे पोलैरिटी क्या है? यहाँ पे पोलैरिटी क्या है बताओ? ये टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों हमने बोला कि इधर ही पोलैरिटी है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क। ये रेप्लिकेशन फॉर्क जिस डायरेक्शन में होता है, पोलैरिटी उधर ही होती है। यहाँ पे देखो, इस स्टैंड की बात करें, ये स्टैंड की पोलैरिटी क्या होगी? इस स्टैंड की, इसकी पोलैरिटी क्या होगी बताओ? बताओ। अरे यहाँ पे क्या है, आ रही नहीं आ रही? हमारी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रहा है? ठीक है, ओके। तो देखो, इसकी पोलैरिटी कैसे चेक करेंगे? ये यहाँ पे क्या था बताओ? ये 5 प्राइम था, ये क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे क्या है? 3 प्राइम। ये 3 प्राइम है, और यहाँ पे क्या है? 5 प्राइम। तो देखो, रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो नई चेन बन रही है किस डायरेक्शन में बन रहा है? ये नया चेन बन रहा है किधर बताओ? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और ये जो नई डायरेक्शन बन रही है, ये नया जो चैन बन रहा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मतलब हम बोल सकते हैं ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे वेट वेट वेट, यहाँ पे एक मिनट, ये 5, ये तो एक मिनट हटाते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले, ठीक है, एक मिनट। हम्म, चलो देखो, ये क्या है? ये है 5 डैश, ये 3 डैश। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? ये 5 डैश और ये 3 डैश, प्राइमर ऐसे ही जुड़ते हैं। तो ये तो स्टैंड ही खत्म हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है ऐसा। अब यहाँ पे देखो क्या है? 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3। और ये कौन से स्टार्ट हो जाएगा? 5। ये थोड़ा सा जगह है नीचे, ये 5। अब इसकी जो पोलैरिटी होती है, अच्छा, पोलैरिटी हमेशा किस डायरेक्शन चेक करते हैं? जिधर एप्लीकेशन फॉर्क होता है, और एप्लीकेशन फॉर्क किधर है? ये इधर है, ये यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क है। तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये बात समझ में आई? तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इधर रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, पोलैरिटी उधर होती है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ है, तो पोलैरिटी किधर हो जाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पे पोलैरिटी किधर हो जाएगी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जहां पे लीडिंग स्टैंड होता है, ये जहां पे कंटिन्यूअस स्टैंड होते हैं, लीडिंग स्टैंड होते हैं,
इनके टेम्पलेट की पोलरिटी हो जाती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जहां पे डिसकंटिन्यूअस ओकाजाकी या लैगिंग स्टैंड होते हैं इनकी पोलरिटी हो जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये समझना है। रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन, ये नीट में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, नीट में क्वेश्चन, तो याद रखना है पोलरिटी हमको उधर ही लेनी है जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं, और नई चेन हमेशा किधर बनेगा, 5 टू 3 डायरेक्शन में बनेगा। तो चलो इसको हम कुछ और डायग्राम से देखते हैं। ये तो इतना हमने क्लियर कर दिया है। और तो देखो ये आपके एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में, ये देखो रेप्लिकेशन फॉर्क बता रहा है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क बने हैं, तो उन रेप्लिकेशन फॉर्क में क्या हो रहा है बताओ, रेप्लिकेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। और ये देखो किस तरह से इन्वर्टेड वाई शेप का है, आपको दिख रहा है, ये इन्वर्टेड वाई शेप का है। इन्वर्टेड वाई शेप के होते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, स्मॉल ओपनिंग होती है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ये एक ही स्टैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस चल रही है। यहाँ पे बताओ ये रेप्लिकेशन फॉर्क, इसकी डायरेक्शन देखो किधर, पोलरिटी किधर हो जाएगी, 3 प्राइम टू ये 5 प्राइम। तो हमेशा ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस जिस स्टैंड पे होती है उसकी पोलरिटी होती है, उसकी पोलरिटी बताओ किधर होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और जहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, ये देखो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है, इसकी पोलरिटी किधर हो जाएगी बताओ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो ये लिखा हुआ है टेम्पलेट या पेरेंटल स्टैंड, तो ये टेम्पलेट स्टैंड हो गए या पेरेंटल स्टैंड हो गए, और ये न्यूली सिंथेसाइज, ठीक है, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड हो गए, क्लियर। और यहाँ पे देखो इस एंड पे क्या बन रहा है, इस एंड पे या इस टेम्पलेट पे देखो ये टुकड़ों में बन रहा है, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्लियर है, ये टुकड़ों में बन रहा है, उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बच्चों को मतलब बड़ा क्वेश्चन रहता है, मतलब ये बहुत डाउट रहता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में, वेट, देखो यहाँ पे ये जो स्टैंड बना, यहाँ पे हमने किस तरह से बनाया था, ये प्राइमर लेयर, ये प्राइमर अटैच हुए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे क्या होने लगा, यहाँ पे नई चेन बनने लगी, ये नया चेन बना था। फिर यहाँ पे इस तरह से हमने टुकड़ों में देखा था, फिर से हमने क्या लिया, प्राइमर लिया, ये प्राइमर अटैच कराया, और ये छोटे छोटे फिर से चेन बने। तो देखो अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसको बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स देखो यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ना उसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल सकते हैं। देखो ये क्या है, ये आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर है। तो ये आरएनए प्राइमर ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं होते हैं एक्चुअली, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स डीएनए के पार्ट होते हैं, और ये प्राइमर क्या होते हैं, आरएनए के पार्ट होते हैं। तो समझना है ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नहीं बोलना है कि ये पूरा ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, ये पूरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं है, इसमें ये जो डीएनए वाला पार्ट है यही ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है, ठीक है। बस इतनी बात आपको बताई, क्योंकि ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं ना, ये आरएनए प्राइमर ये तो रिमूव हो जाते हैं, इनको रिमूव कौन करता है, इनको रिमूव करने का काम कौन करता है बताओ, आरएनए प्राइमर हटाता कौन है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, याद करो, ठीक है। फिर से आते हैं, तो ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और देखो इस तरह से हमने बना रखा है सारी चीजें। यहाँ पे देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, देखो इस चीज को, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के क्या क्या फंक्शन है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एक तो ये छोटे चेन बनाता है, शॉर्ट चेन ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, लंबी लंबी चेन बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करता है, शॉर्ट चेन। पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और जबकि यहाँ पे बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की लंबे लंबे चेन बनाते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने बात किया ये प्राइमर को रिमूव भी करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर कहाँ पे है, प्राइमर ये है ना, ये पार्ट तो प्राइमर है, ये देखो ये प्राइमर है, ये प्राइमर है, ठीक है। इसको रिमूव कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, प्राइमर को रिमूव करने का काम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, क्लियर। तो देखो ये स्टैंड, यहाँ पे जो स्टैंड है इसको बोलते हैं ये फॉर्म लीडिंग या कंटिन्यूअस स्टैंड। देखो पोलरिटी चेक करो, यहाँ पे पोलरिटी होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर यहाँ पे है, और तो पोलरिटी हमेशा हम रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन में लेते हैं 3 प्राइम टू 5। यहाँ पे इस स्टैंड की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिर्फ यही वाला पार्ट होगा, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ये इतना ही पार्ट होगा, ये पार्ट नहीं होगा आरएनए प्राइमर। इसकी पोलरिटी देखो,
जिधर रेप्लिकेशन फॉर्क होता है पोलरिटी उसी डायरेक्शन में होती है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे है, तो पोलरिटी हमेशा क्या होगी, जहां पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है चेन की, उसकी पोलरिटी हो जाएगी, उसके टेम्पलेट की पोलरिटी हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो टेम्पलेट वो स्टैंड होता है जिसको हम ओल्ड स्टैंड या पैरेंटल स्टैंड बोलते हैं, जिसपे कोई नई चेन बनती है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, ये डीएनए, अच्छा यहाँ पे जब ये क्वेश्चन होगा कि डीएनए पॉलीमरेज जब इसको रिमूव कर देगा, इस आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा, या हम बोल सकते हैं आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे तो गैप बन जाएगा। तो गैप बन जाएगा, इस गैप को फिल कौन करेगा। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट चेन, डीएनए की छोटी छोटी चेन बनाना। तो यहाँ पे ये जो गैप होगा ना, इस गैप को फिल करने का काम डीएनए पॉलीमरेज ही करेगा। आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यहाँ पे छोटी चेन बनाने का काम करेगा कौन करेगा, या यहाँ पे जो गैप हुआ उस गैप को कौन फिल करेगा। देखो यहाँ पे भी तो गैप हो जाएगा, ये गैप हो गया, यहाँ पे भी गैप हो गया, इस गैप को कौन फिल करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यहाँ पे अच्छा, ये जब गैप फिल हो जाएगा तो इस स्टैंड को ध्यान से देखो, इसको हम यहां समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख रहे हो गैप दिख रहा है, यहाँ पे ये गैप, ठीक है। तो इस गैप को फिल करने का काम कौन करता है, तो बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरएनए प्राइमर रिमूव ही हो गए, यहाँ से आरएनए प्राइमर रिमूव ही होंगे, रिमूव होने से क्या हुआ, यहाँ पे गैप बना। तो इस गैप को फिल करने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और इन दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन करेगा, ये जो दोनों स्ट्रैंड है इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, इनको जोड़ने करेगा लाइगेज, या जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज दो स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। गैप फिल करने का या यहाँ पे छोटी चेन बनाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जैसे हमने ये बोला ना, ये छोटे छोटे गैप हो गए ये डीएनए में। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे इस तरह से वेट, ये देखो क्या थे, ये इस तरह से ये बेस थे, नाइट्रोजिनस बेस कुछ इस तरह से, ठीक। अब देखो नाइट्रोजनस बेस है, इनके साथ पेयरिंग करने का काम कौन करेगा, या यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है ये इसमें भी बेस पेयरिंग होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। और न्यूक्लियोटाइड की छोटी चेन यहाँ पे बनाने का काम कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज। देखो ये डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, बेस पेयरिंग हो गया, ये बेस पेयरिंग हो गया, सॉरी, ये बेस पेयरिंग हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फिर भी अभी गैप दिख रहा है, ये गैप, ये गैप देख रहे होगे, ठीक है। इस गैप को कौन फिल करेगा, इस इनको ये जो दोनों दो स्टैंड है, इस स्टैंड और ये वाला स्टैंड, या हम बोल सकते हैं सॉरी, ये जो चैन है इस दोनों चैन को जोड़ने का काम कौन करेगा, इन दोनों चैन को जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। देखो दो चेन है, और यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोटाइड देखो किस तरह से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे ओएस था, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे शुगर, ये कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे OH, फिर ये नया शुगर, अब बताओ यहाँ पे फॉस्फेट। तो यहाँ पे क्या बना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना कि नहीं बना। तो यही यहाँ पे ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन है, तो इसको बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा और ये तीसरा। इनको आपस में कौन जोड़ता है, तो इनको आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बनाएगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है, ठीक है, डीएनए लाइगेज। तो ये बातें क्लियर हो गई। देखो डीएनए लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, देखो छोटी चेन बनाने का काम किसका हो गया, ये छोटे छोटे चेन बनाने का काम किसका हो गया, आरएनए प्राइमर को हटाया तो ये छोटे चेन बनाने का काम हो गया डीएनए पॉलीमरेज का। इन दोनों चेन को जोड़ने का काम किसका हो गया बताओ, डीएनए लैंग्वेज का। इसको जोड़ने का काम डीएनए लैंग्वेज का। ये चेन आपस में कैसे जुड़ेगी, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। और ये काम करता है डीएनए लाइगेज। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये बातें सब, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, तो देखो इस फिगर को भी देख सकते हैं कि आरएनए प्राइमर किस तरह से, देखो ये आरएनए प्राइमर किस तरह से यहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक है। और ये प्राइमेज एंजाइम है, ये प्राइमेज एंजाइम, अच्छा समझ नहीं आया, ठीक है।
ओके, फिर समझाएं? ओके ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। अच्छा ठीक है, आ गया। ओके, तो ध्यान से देखो, ये क्या है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बेस दिख रहा है, ये देखो, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अटैचमेंट किसका होगा, आरएनए प्राइमर का। कहाँ पे हो रहा है, देखो 3' पे। यहाँ पे देखो क्या है, ये 5', तो पोलरिटी, ये जो टेम्पलेट है इसकी पोलरिटी क्या हो गई, टेम्पलेट। क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर्म कहाँ है, रेप्लिकेशन फॉर्म तो यहाँ पे बन रहा है ना, ये रेप्लिकेशन फॉर्म बन रहा है। तो हमेशा पोलरिटी किधर होती है, 3' टू 5' टेम्पलेट की। ये प्राइमेज एंजाइम, ये प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हुई है 3' पे, और ये आरएनए प्राइमर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का काम करेगा। अच्छा देखो, ये यहाँ पे 3' पे क्या OH फ्री है, तो ये OH के साथ नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, तो इसकी डायरेक्शन देख रहे हो, इस तरह से ये बेस पेयरिंग हो गई, इस तरह से ये नए चेन बन गए। साथ ही साथ देखो, यहाँ पे देखो हेलिकेज एंजाइम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से ब्रेक करता जाएगा आगे की तरफ, और जैसे जैसे चेन खुलती जाएगी, तो इस वाले स्टैंड पे, इस वाले स्टैंड पे यहाँ पे ये जो टेम्पलेट है इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पे ये 5', यहाँ पे ये 3', तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी बताओ। हाँ, ये 5', तो ये 3', इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी बताओ, 5' टू 3'। तो यहाँ पे देखो, सिंगल एक और प्रोटीन के बारे में बताया गया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमने बताया था, ये नाइट्रोजन बेस को कवर कर लेता है, ताकि यहाँ पे जो दोनों स्टैंड अलग हुए हैं, इनमें क्या ना हो जाए, इनमें ऐसे पेयरिंग ना हो जाए। तो इनमें पेयरिंग हो सकता है। देखो हेलिकेज ने क्या किया, इन डबल स्टैंड को आपस में खोला, ये खोल तो दिया, लेकिन ये पेयरिंग भी तो हो सकता है। और साथ ही साथ ये आपस में भी पेयरिंग कर सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे। ये देखो, इसके ऊपर आएगा तो ये लूप बन गया, ये इसके ऊपर आएगा तो लूप बन गया, ये इसके ऊपर आएगा तो लूप बन गया। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसको और समझते हैं क्लियर कायदे से। देखो यहाँ पे क्या है, सपोज दैट ये जी है, ये सी है, तो जी और सी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, कि ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जी और सी ऐसे लूप बन जाए, ऐसे, ये टर्न हो गया लूप, तो जी और सी पेयरिंग कर लिया, लूप बन गया। तो जैसे क्या है कि हमारे पास ये जी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, अब जी सी आपस में पेयरिंग कर नहीं पा रहे हैं, बीच में और सपोज और कोई और बेस है, तो ये क्या करता है, जी और सी ये इस तरह से ऐसे ऐसे लूप बना लेगा। तो देखो, जी इसके सामने आ गया, सी इसके सामने आ गया, तो ये पेयरिंग हो गई। इस तरह से ए और टी, इस तरह से ए यहाँ पे हो गया और टी यहाँ पे हो गया, तो देखो इस तरह से क्या हो गई, पेयरिंग हो गया। तो ये लूप का फॉर्मेशन होने लगता है, तो इसको बोलते हैं हेयर पिन लूप। तो ये हमने बताया भी था, हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होने लगता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड के बीच में फिर से पेयरिंग होने लगती है, ये बेस पेयरिंग। एक ये भी चांस है, एक यही चांस है कि आपस में ही पेयरिंग होने लगे, आपस में ही पेयरिंग होने लगे, जिसको हेयर पिन लूप भी बोलते हैं। साथ ही साथ डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है उनमें भी पेयरिंग होने लगती है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे देखो, इन पेयरिंग को रोकने के लिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन बेस है इसको कवर कर दिया जाता है, इसको कवर कर दो, ठीक है। ये कवर करने का काम कौन करता है, इसको कवर करने का काम कौन करता है, एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसके बारे में खैर मैंने बात भी कर लिया है। यहाँ पे टोपो आइसोमरेज क्या करते हैं, तो टोपो आइसोमरेज का फंक्शन होता है सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करना, और ये सिंगल कट लगाता है। देखो यूकैरियोट में तो ये क्या करता है, यूकैरियोट में सिंगल कट लगाता है, ठीक है। और टोपो आइसोमरेज को हम बोलते हैं कहाँ पे, प्रोकैरियोट में डीएनए गैरेज भी बोलते हैं इसको, डीएनए गैरेज। और ये वहां पे जो डीएनए होता है वहां पे डबल कट लगाता है, डबल कट लगाता है, इससे स्ट्रेस कम होता है और फिर ये जोड़ भी देते हैं। तो इन सब के फंक्शन हमने देख भी लिए थे एक बार, और रिवीजन भी हो गया, ठीक है। चलो, तो और क्लियर हो गया होगा कि इस तरह से ये रेप्लिकेशन वगैरह हो रहा है। एक और हम दिखाते हैं स्टैंड, यहाँ पे भी देखो, ये लीडिंग स्टैंड है। यहाँ पे देखो, ये 5' हमेशा नई चेन की तरह बनेगी, 5' टू 3', यहाँ पे 3' होगा। ये देखो नया चेन बनता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जाएगा, और ये देखो बेस पेयरिंग होती जा रही है, ये बेस पेयरिंग, नए न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ये बेस पेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे देखो, इस वाले स्टैंड पे इसको बोलते हैं लैगिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड। देखो यहाँ पे टुकड़ों में बन रहा है, ये टुकड़ों में बना है ये, और इसको और ब्लू यूज करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बना है, ये टुकड़ों में बना, ये चैन टुकड़ों में बनी है, ये बनी है टुकड़ों में, ठीक है।
तो इसको देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोल रहे हैं, ये देखो ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसको बोल रहे हैं, जो डीएनए वाला पार्ट है उसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो आरएनए वाला पार्ट था वो यहाँ से हट गया है, ये हट गया है यहाँ से, ये गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, ये गायब हो गया यहाँ से, देख रहे हो ना, यहाँ पे गायब हो गया। तो इसको गायब कौन किया या इसको यहाँ से हटाया कौन, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने इसको यहाँ से हटा दिया आरएनए प्राइमर को। तो बताओ यहाँ पे देखो लाइगेज, लाइगेज का क्या फंक्शन है बताओ। लाइगेज का फंक्शन ये है कि यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो दो चैन है, इन दोनों चैन को आपस में जोड़ा जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है, इन दोनों चैन को आपस में कौन जोड़ेगा बताओ, लाइगेज। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस। अब इनके साथ तो हमको पहले पेयरिंग करनी पड़ेगी, ये पेयर बनाओ, पहले पेयर बनाया। और ये एक पेयर होता क्या है, एक्चुअली ये सुगर फॉस्फेट, ये बेस पेयर। अब इसके साथ पेयरिंग हुआ, सपोज दैट ये पेयरिंग कर दिया, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, बेस सुगर फॉस्फेट, इसका मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो समझ गए होगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब यहाँ पे हमको न्यूक्लियोटाइड की चैन बनानी पड़ेगी, पहले ये चैन बना दिया, न्यूक्लियोटाइड की चैन बनाया। अब ये छोटी चैन है, इस छोटी चैन को बनाया कौन, इस छोटी चैन को बनाया है डीएनए पॉलीमरेज ने, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने ये छोटी चैन बनाया। फिर भी देख रहे हो भी गैप है, इस गैप को कौन जोड़े, इस गैप को जोड़ने का काम कौन करता है बताओ, डीएनए लाइगेज। यहाँ पे देख रहे हो ना, इस चैन को ऐसे जोड़ दिया, इस चैन को ऐसे जोड़ दिया, यहाँ पे ये चैन को जोड़ दिया। तो इस चैन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का फंक्शन समझ में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और अच्छे समझ सकते हो, एक और फिगर है। तो ओके, देखो इसको हमने क्या बोला था, लीडिंग स्टैंड, कंटिन्यूअस स्टैंड, ठीक। और टेम्पलेट की पोलैरिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो लीडिंग स्टैंड होता है हमेशा किस डायरेक्शन होगा, रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन पोलैरिटी चेक करते हैं, रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन पोलैरिटी चेक करते हैं। तो जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है, जिसको लैगिंग या ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोल रहे हैं, उसकी जो पोलैरिटी होती है, उसके टेम्पलेट की जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। ये रेप्लिकेशन फॉर उसी के डायरेक्शन में होती है। तो देखो यहाँ पे टुकड़ों में बन रहा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसको बोल रहे हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिर्फ इतने पार्ट को बोला जा रहा है। यहाँ से देखो ये इतना पार्ट क्या है, ये डीएनए वाला पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा है, आरएनए वाला। तो आरएनए वाले पोर्शन को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से देख सकते हो यहाँ पे टुकड़ों में बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। तो देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात की गई है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये तो शॉर्ट चेन बनाएगा, दूसरा आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। डीएनए लाइगेज का फंक्शन क्या होगा, इन चैन को आपस में जोड़ने का काम करेगा, छोटे छोटे जो चैन है इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो देखो किस तरह से यहाँ पे, ये ध्यान से देखो किस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं। ये शुगर है, यहाँ पे देखो ये OH, ये 5th नंबर पे OH फ्री है, तो इसके साथ ये फॉस्फेट आके यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ये 5 डैश हो गया, ये बेस हो गया। और बेस कौन सा है, ये थायमिन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये 1 न्यूक्लियोटाइड। दूसरे न्यूक्लियोटाइड देखो, ये शुगर, ये बेस, और ये बेस कौन है, एडेनिन। और एडेनिन में क्या होता है, एडेनिन एक प्यूरिन है और डबल रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो, और थायमिन क्या है, pyridine, तो यहाँ पे सिंगल रिंग मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो ईस्टर बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। तो देखो कितने ईस्टर बॉन्ड हो गए, 2। तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर फॉस्फेट बेस, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहाँ पे ये भी न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देख रहे हो ना बेस। तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो ये देखो ये चेन बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते गए, और इनके बीच में किस तरह के बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये और क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये चेन बन रही है।
देखो ये समझ में आ गया होगा जो हम अपने टॉपिक पे थे। आफ्टर प्राइमर फॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, जिसको डीआरएपी थर्ड भी बोलते हैं, एंजाइम रिकॉग्नाइजेज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और टेम्पलेट स्टैंड। तो ये जो आरएनए, जब यहाँ पे प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही यहाँ पे किस तरह के न्यूक्लियोटाइड है, टेम्पलेट स्टैंड पे किस तरह के न्यूक्लियोटाइड को पहचाने का काम करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और साथ ही साथ टेम्पलेट स्टैंड पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड उसके सामने लाके जोड़ भी देगा। तो जैसे हमने बोला ये यहाँ पे ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे ए टी जी सी, इसको पहचाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और साथ ही साथ ए का कॉम्प्लीमेंट्री है टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी, सी का जी। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड को लाके भी जोड़ देगा। ठीक है, इस तरह से डबल स्ट्रैंड बन गया। तो आफ्टर प्राइमर फॉर्मेशन, जब प्राइमर फॉर्मेशन हो जाते हैं तो डीएनए देखो, क्योंकि रेप्लिकेशन स्टार्टिंग के लिए, रेप्लिकेशन की स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए प्राइमर, और डीएनए की लंबी चेन बनाने के लिए हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये एंजाइम जो थर्ड एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड को पहचानने का काम करते हैं, और साथ ही साथ ये टेम्पलेट स्टैंड पे उनका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ते हैं। ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, और इनका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे टी ए सी जी इन फ्रंट आते हैं। और ये किस फॉर्म में जुड़ते हैं, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ते हैं। तो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कैसे जुड़ते हैं इसको समझते हैं अभी। These nucleotide remove their two additional phosphate, ठीक है। तो चलो इसी पोर्शन को हम देखते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट। तो इतना ये पार्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, ये पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे थे। देखो कुछ इस तरह से, वेट, देखो पहले तो हम आपको इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो ये आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर का अटैचमेंट सबसे पहले होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे 3 डैश पे क्या फ्री है, OH। अब देखो यहाँ पे जो नए न्यूक्लियोटाइड आते हैं जुड़ने, जैसे ये थायमिन है, ये साइटोसिन है, तो यहाँ पे भी ये साइटोसिन क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये साइटोसिन शुगर के साथ जुड़ा होगा, ये फॉस्फेट, थायमिन शुगर के साथ ये फॉस्फेट। तो इस न्यूक्लियोटाइड को पहचाने का काम कौन करता है, इन न्यूक्लियोटाइड को पहचाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये थर्ड वाला पहचाना। और पहचाने के बाद इनका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लाके जोड़ेगा। तो देखो सी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, ए। लेकिन हमने बताया था कि देखो ये एक्चुअली मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में आना चाहिए था, ये ऐसे आना चाहिए था कि ये बेस होता, ये सपोज दैट ये बेस टी था, तो यहाँ पे ए आता और यहाँ पे ये फॉस्फेट हो जाता। तो चलो इसको ऐसे बना देते हैं, हमेशा ऐसे बनाए हैं। तो ये कुछ इस तरह से आना चाहिए था, ये यहाँ ये ए, ये फॉस्फेट और ये OH। तो कुछ इस तरह से आते कि यहाँ पे जो ए था, ए जुड़ता है इस टी के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये शुगर, ये बेस और ये फॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, दो एडिशनल फॉस्फेट दिख रहे होंगे। फॉस्फेट तो एक ही होता है ना, एक ही फॉस्फेट होता है। यहाँ पे कितने फॉस्फेट एडिशनल दिख रहे हैं, दो, दो एडिशनल फॉस्फेट। और इस फॉस्फेट को इसलिए बोलते हैं ATP। अगर एडनिन है तो क्या बोलेंगे, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस स्ट्रक्चर बोलते हैं AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो एडिनोसिन क्यों बोला, एडिनोसाइन। देखो हम एक चीज बता चुके हैं कि जो प्यूरिन होता है और पिरिमिडिन होता है, इसके लिए जो सफिक्स लगाते हैं, देखो अगर प्यूरिन है, प्यूरिन में अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड की नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे प्यूरिन हमारे पास एडनिन है, तो एडनिन में एडनिन के क्या लिखते हैं, एडेनिन। लेकिन इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। तो साइन सफिक्स लगा दिया हमने। जैसे हमने लिखा गैनोसाइन, ये सफिक्स। पिरिमिडिन की बात करें तो कौन कौन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, और क्या होता है हमारे पास, थायमिन होता है। तो यहाँ पे पिरिमिडिन के लिए हम लगाते हैं डाइन, तो साइटिडीन, यूरिडीन और थायमिडीन। तो ये ध्यान रखना है, पिरिमिडिन के लिए लगाते हैं डाइन और प्यूरिन के लिए लगाते हैं साइन, ये याद रखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एडिनोसाइन, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट है इसलिए क्या बोल रहे हैं, मोनो फॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट है इसलिए बोल रहे हैं मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन क्यों बोला, क्योंकि एडिनोसिन एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे क्या हुआ बताओ, ये शुगर और बेस, इसको बोलते हैं क्या,
न्यूक्लियोसाइड और इसके साथ जोड़ दिया है फॉस्फेट, इसलिए बोला एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है। तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड पहले पढ़ रहे हैं, फिर फॉस्फेट को हम उस न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ रहे हैं। और आपको पता है कि शुगर के साथ सबसे पहला अटैचमेंट किसका होता है, न्यूक्लियोसाइड का होता है। तो ये और भी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि देखो यहाँ पे जो फॉस्फेट आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होते हैं, या जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होंगे। तो जैसे मैंने बात किया यहाँ पे टी था, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा बताओ, ए आएगा। और जब ए आएगा, ये ए यहाँ पे फॉस्फेट, ये ए, ये जो फॉस्फेट है ये फॉस्फेट तीन तीन की फॉर्म में आएंगे, मतलब ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे, दो एडिशनल हो गए। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे अगर ग्वानिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन था ना, तो साइटोसिन के साथ कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ग्वानिन, और ये भी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे ये देखो, ये ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। जबकि होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड कैसे अटैच होते बताओ, ये शुगर होता है, और यहाँ पे जैसे हमने बोला ये टी था, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना चाहिए था बताओ, यहाँ पे आना चाहिए था ये ए। इस तरह से आते हैं, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। क्लियर। तो ये क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये फॉस्फेट, और ये बेस पेयर, ये शुगर। तो शुगर बेस फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड, शुगर बेस फॉस्फेट एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से नहीं आ रहा है, यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, ये आ रहा है फॉस्फेट की फॉर्म में, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, टी है, इस चीज को समझो, ये टी, ये तो जो पेरेंट स्टैंड पे है उस पे ये न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला, ये टी। लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके साथ टी के साथ जो जुड़ेगा, उसमें देखो ये टी के साथ ए जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो फॉस्फेट है ये तीन तीन की फॉर्म में आएंगे, मतलब ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे। यहाँ पे देखो इसके साथ एक ही फॉस्फेट है, जबकि ये नया न्यूक्लियोटाइड जो आके अटैच होगा वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आके अटैच होगा। तो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आके अटैच होंगे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको होता है कि ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस ये बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, बहुत एनर्जी चाहिए इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और बेस पेयरिंग करने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फेट होते हैं ना, इस फॉस्फेट में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोलते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, हाई एनर्जी बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड। तो ट्राइफॉस्फेट में कितने हाई एनर्जी बॉन्ड हो गए, दो। देखो ये फॉस्फेट के बीच में होता है हाई एनर्जी बॉन्ड। यहाँ पे देखो, आप बोलोगे ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, नहीं ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये शुगर फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में किस तरह का बॉन्ड होता है बताओ, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। हाई एनर्जी बॉन्ड तो हमेशा फॉस्फेट के बीच में ही मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड है, इसको हम बोले हैं हाई एनर्जी बॉन्ड। और इसके ब्रेक होने से देखो क्या होता है, इस हाई एनर्जी बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस हाई एनर्जी बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। देखो यहाँ पे ये हाई एनर्जी बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होगा, इसके ब्रेक होने से क्या मिलेगी हमको, एनर्जी। और आपको पता है यहाँ पे एनर्जी जो मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से नहीं आ रही है, यहाँ पे जो एटीपी है या जो न्यूक्लियोटाइड है, इनमें जो फॉस्फेट है, एडिशनल फॉस्फेट है, इसके ब्रेक होने से एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे कितने एडिशनल फॉस्फेट हैं, दो एडिशनल फॉस्फेट हैं। ठीक है, और ये फॉस्फेट रिमूव भी हो जाते हैं, देखो जुड़ता तो एएमपी है, अगर एक फॉस्फेट है तो उसको क्या बोले, एएमपी। देखो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास शुगर है, एक ही फॉस्फेट है, ये बेस, इसको बोलेंगे एएमपी, ये शुगर, ये बेस, ये एडीपी हो जाएगा कब, ये बेस, यहाँ पे अगर होंगे दो फॉस्फेट तो इसको बोलेंगे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यही चीज ये देखो, शुगर बेस, यहाँ पे ये ट्राइफॉस्फेट, तो इसको बोलेंगे क्या, एटीपी। तो याद रहे, एमपी, एडीपी, एटीपी। तो फॉस्फेट को अगर हम ऐड करते जा रहे हैं तो एडीपी बन गया, एक और फॉस्फेट को ऐड किया, एटीपी बन गया। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम फॉस्फेट को रिमूव करते जाएंगे तो एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी बनता जाएगा। तो ये बातें समझ में आई। तो क्वेश्चन ये है कि एटीपी में जो शुगर होते हैं, ठीक है, वो शुगर कौन से वाले होते हैं, आरएनए वाले शुगर। याद रखना है, एटीपी में जो शुगर होते हैं वो आरएनए वाले शुगर होते हैं। आरएनए वाले शुगर को क्या बोलते थे बताओ, राइबोज शुगर। और डीएनए में जो शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो याद रखना है, एटीपी में जो शुगर होते हैं वो वो कौन से वाले होते हैं, राइबोज वाले शुगर होते हैं। ठीक है,
आरएनए वाले शुगर होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये इस पोर्शन को और समझो अच्छे से, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये दो फॉस्फेट क्या हो गए, रिमूव हो गए, ये दोनों फॉस्फेट रिमूव हो गए। तो देखो कितना फॉस्फेट बचा, एक ही फॉस्फेट बचा, तो अटैच तो अभी भी क्या हो रहा है, एएनपी ही हो रहा है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ही अटैच हो रहा है। और देखो ये 3 डैश पे क्या फ्री है, इसको पूरी तरह से हटाते हैं हम। यहाँ पे देखो 3 डैश पे क्या है, ओएच फ्री है, और यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट। तो इस ओएच का अटैचमेंट किससे हो जा रहा है, फॉस्फेट के साथ। और यहाँ पे ए के साथ ये पेयर बन गया टी, सी के साथ ये बन गया जी, और यहाँ से फॉस्फेट रिमूव हो गया। तो इस OH थर्ड एस पे 3 एस एन पे कौन फ्री होता है, OH। इस OH का अटैचमेंट अब किसके हो गया, इस फॉस्फेट से हो गया। इस तरह से देखो ये चेन बनती जा रही है। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा बताओ, ए के साथ टी, यहाँ पे शुगर, तो ये फॉस्फेट, और फॉस्फेट किस फॉर्म में आते हैं, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, दो फॉस्फेट रिमूव हो गए, यहाँ पे OH, ये फॉस्फेट। इस तरह से देख रहे हो, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जा रही है इस तरह से ये। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो फॉस्फेट आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं। क्यों, एक तो ये देखो, ये जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जैसे एटीपी, एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे, ये इनमें जो एडिशनल फॉस्फेट है, इनके ब्रेक होने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है रेप्लिकेशन में। ये जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो नई चेन बन रही है, उस नई चेन को बनाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये जो नए न्यूक्लियोटाइड आए हैं, जो न्यूक्लियोटाइड आए हैं वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आए, उसमें दो एडिशनल फॉस्फेट हैं। उन दोनों एडिशनल फॉस्फेट के रिमूव होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज कर लिया जाता है रेप्लिकेशन में, उस एनर्जी को यूज करते हैं रेप्लिकेशन में, या हम उस एनर्जी को यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, क्योंकि यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी, और जब बेस पेयरिंग होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए भी हमको चाहिए एनर्जी, और इस एनर्जी को, या यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये जो ये फॉस्फेट या एडिशनल फॉस्फेट जो रिमूव हो रहा है, ठीक है, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक, एनर्जी रिलीज, आरएनए प्राइमर स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है, एलोंगेशन का काम डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में क्यों आते हैं। तो कुछ चीजें और समझेंगे इसके बारे में। तो अब देखो इस चीज को फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर प्राइमर फॉर्मेशन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम रिकॉग्नाइज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड प्लेसेस कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड इन फ्रंट ऑफ देम। ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा वो न्यूक्लियोटाइड, ये लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे थे, क्लियर हो गया होगा। दीज न्यूक्लियोटाइड रिमूव दियर टू एडिशनल फॉस्फेट, ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज इन दिस इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं बेस पेयरिंग, एंड इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए चाहिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और उसके लिए भी चाहिए एनर्जी, मतलब जो बॉन्ड बन रहे हैं उसके लिए चाहिए एनर्जी। तो बॉन्ड बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ये जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड आए थे, उनमें से जो हमने दो एडिशनल फॉस्फेट को रिमूव किया, और वो दो एडिशनल जो फॉस्फेट थे ना, उनमें हाई एनर्जी बॉन्ड था। याद करो, ट्राइफॉस्फेट या जो फॉस्फेट फॉस्फेट है, इनके बीच में हाई एनर्जी के बॉन्ड मिलते हैं, और ये बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी को यूज कर लेते हैं बॉन्ड बनाने में, रेप्लिकेशन में। जैसे न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म, और इस तरह से एक नया डीएनए का स्ट्रैंड या चेन बन जाती है। प्राइमेज, हाँ, ये आरएनए प्राइमर बनाते हैं, ये शॉर्ट चेन होते हैं आरएनए के, ये स्टार्ट रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। डीएनए लैगेज का फंक्शन बता ही दिया था, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करते हैं। कैसे जोड़ेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के। तो ये सब तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पूरी तरह से ये नोट्स, ये वाला पेज खत्म हो गया। सेकंड पे देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ, सेकंड हेडिंग है अपना एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये सब प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये रेप्लिकेशन कहाँ पे चल रहा है, न्यूक्लियस में, इतना तो पता होना चाहिए। ये प्रोसेस कहाँ पे चल रही है, न्यूक्लियस में। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एस फेज में, G1 G2 और एस। तो एस फेज में यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन यहाँ पे चल रहा है। और ये सेल साइकिल कहाँ पे बताओ, ये क्रोमोसोम या जो डीएनए है, ये सब कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस। तो सेल साइकिल यहाँ पे चल रही है, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल में होता है। तो ध्यान रहे कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में। तो अब हमारा हेडिंग है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर ड्यूअल पर्पज, एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी बोला है कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सी मतलब यहाँ पे बात डीएनए की चल रही है, डीऑक्सी राइबो शुगर की बात चल रही है। तो देखो शुगर बेस और फॉस्फेट जब जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर बेस और फॉस्फेट जुड़ के बनाए न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में है। और इन न्यूक्लियोटाइड के देखिए दो फंक्शन है, इसके डुअल पर्पज है। पहला, एक तो ये जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड है, ये एक्ट एज एंजाइम या एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम, ये बात अभी हमने की थी, एक्टिंग एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। दूसरा, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। ये जो चैन बन रही है न्यूक्लियोटाइड की, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, ये जो चैन बन रही है न्यूक्लियोटाइड, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड की जो चैन बन रही है, समझो इस चीज को। तो इसके लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से मिला है, ये जो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं वहां से। तो देखो क्या हो रहा है, ये एडेनिन बेस शुगर, ये ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसको हम बोले डी एटीपी, एक्चुअली एटीपी है, लेकिन ये डीएनए के लिए हम क्या बोलते हैं, डी एटीपी। डी मतलब होता है डीऑक्सी, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वैसे तो क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। शुगर और बेस को क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन, ये ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे डी किसके लिए, डीएनए के लिए, क्योंकि आपको पता है डीएनए का जो शुगर होता है ना, इसके शुगर में क्या होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डीएनए में, आरएनए में क्या होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसलिए बोलते हैं डी, डी मतलब हुआ रिमूवल, ऑक्सिक मतलब हुआ ऑक्सीजन, इसलिए डीएनए में डी ऑक्सी वर्ड यहाँ से आया है, ठीक है। तो ये बातें और समझ में आ गई होंगी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए ये जो एटीपी है वो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है या बिहेव करता है। तो इस पे एंजाइम वर्क करेंगे, कौन से एंजाइम वर्क करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज ही तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनाते हैं, या न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमराइजेशन करते हैं। इनका ये किसका काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज का। तो देखो डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुई है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अभी ट्राइफॉस्फेट था, अब ये बन गया डीएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फेट, ये दो न्यूक्लियोटाइड, या हम बोल सकते हैं कि दो एडिशनल फॉस्फेट जो रिमूव हुई है उनको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। दो एडिशनल फॉस्फेट जो इस न्यूक्लियोटाइड से रिमूव हुए उनको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। और इनमें देखो ये हाई एनर्जी के बॉन्ड है, एक तो हाई एनर्जी का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया था, उससे एनर्जी रिलीज हुई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो हाई एनर्जी का बॉन्ड है, ये भी ब्रेक होगा तो इससे भी मिलेगी हमको एनर्जी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हमको एनर्जी देगा, ठीक है। यूज इन, और इस एनर्जी को यूज करेंगे पॉलीमराइजेशन में। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कौन करता है, एंजाइम ब्रेक करते हैं, पायरोफॉस्फेटेज। चलिए यहाँ पे देखो फास्फोराइलेज की बात करते हैं, ये एक एंजाइम है। ये देखो डीएमपी, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसमें हो रहा है फास्फोराइलेशन, या ये फास्फोराइलेशन किस एंजाइम की वजह से होता है, फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेशन मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, ये फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, और कितने फॉस्फेट ऐड हो रहे हैं, दो। तो अगर एएनपी में हम दो फॉस्फेट को ऐड कर दें तो क्या बन गया, एटीपी बन गया। एडिनिन मोनोफॉस्फेट है, दो फॉस्फेट और ऐड कर दिए, टू एडिशनल फॉस्फेट को हम और ऐड कर रहे हैं तो क्या बन गया, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट है, दो एडिशनल फॉस्फेट को और ऐड कर दिए तो क्या बन गया, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और सेल में कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है, कोई भी ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है जहां पे एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, करते नहीं है। तो देखो यहाँ पे कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट किया, कौन सा, ये फॉस्फेट बॉन्ड को यहाँ पे जोड़ने में, एडिशनल फॉस्फेट को जोड़ने में कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट किए, फॉस्फोराइलेज। देखो ये बन गया ट्राई फॉस्फेट फॉर्म। These nucleotides release their two additional phosphate during DNA strand formation. ठीक, in this good amount of energy release which is used in polymerization, ये सब बातें कर लिए हैं। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनके डुअल रोल होते हैं, एक्ट एज एनर्जी सोर्स, दूसरा एक्ट एज सबस्ट्रेट, ये ऊपर की बात किया, ठीक है। तो ये सब हमने बातें कर ली, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है इसमें?
ओके ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। इसमें से कोई ओके ठीक है, रिवाइज करने के बाद कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। वैसे यूट्यूब पे ये वीडियो डाल देंगे, तो हाँ वहां से, अगर वहां से भी कोई डाउट आता है, ये पेज आप पढ़ देना, वही से पुलेटिव करके बात की है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। हाँ अगर कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो। देखो स्पेशल पॉइंट क्या है, स्पेशल पॉइंट में रेप्लिकेशन, कुछ स्पेशल पॉइंट देख रहे हैं। रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये तो हमने पहले ही बताया, सेमी कंजर्वेटिव। इसका आइडिया दिया था वाटसन क्रिक ने। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिस्टर स्टॉल ने प्रोकैरियोट में ई कोलाई। ठीक है, क्रोमोसोम लेवल पे प्रूव किया यूकैरियोट में, बीसीएफ ऑफ प्लांट पे किसने, टेलर ने 1958। सेमी डिसकंटिन्यूअस, ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये भी डीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेमी, देखो एक तो ये कंटिन्यूअस स्टैंड बन रही है, ये दो स्टैंड है, और यहाँ पे ये देखो प्राइमर, और ये इतना पार्ट बना, ये कुछ और पार्ट बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेमी डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन सेमी क्यों बोला, क्योंकि एक स्टैंड तो कंटिन्यूअस है ना, और दूसरा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे सेमी वर्ड किसके लिए बोल रहे हैं, एक तो कंटिन्यूअस है और दूसरा कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सेमी वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस, ये जो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये यहाँ पे जो फ्रेगमेंट्स या जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, या जो टुकड़ों में बन रहे हैं ये डीएनए, तो ये सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस। एक स्टैंड तो कंटिन्यूअस है, दूसरा स्टैंड कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस। इन इक्वलाइट ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन 20 मिनट, याद रखना है। रेप्लिकेशन का टाइम होता है 18 मिनट। टोटल बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एक सेकंड में देखो कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किए जाते हैं, बताओ, एक सेकंड में एक डायरेक्शन में, क्योंकि बाई डायरेक्शन होती है रेप्लिकेशन, तो बाई डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो एक डायरेक्शन में 2000 बेस पेयर को ऐड किया जाता है, मतलब इतनी बेस पेयरिंग होती है। द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, मींस रेप्लिकेशन इज फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस। एनी फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीप्लाइडी। तो ये एक्चुअली सेल वाला पार्ट है, पॉलीप्लाइडी वगैरह क्या होता है। तो देखो होता है क्या है कि जैसे हमारे पास, इस चीज को समझते हैं, हमारे पास ये सेल है, तो इस सेल में कितने क्रोमोसोम है बताओ, 46। अब हुआ क्या कि जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे कितने हो जाते हैं बताओ, यहाँ पे 92 क्रोमोसोम। और ये सेल डिवाइड होना है, सेल डिवाइड होकर दो नई सेल बननी है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे सेल डिवीजन हो नहीं पाया, किसी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाया। तो सेल डिवीजन नहीं हो पाया, तो बताओ ये जो, क्या नए सेल बनेंगे क्या, नहीं, ये नए सेल बनेंगे नहीं, नए सेल नहीं बनेंगे, तो पुरानी सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 92। इसी को बोलते हैं पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, देखो एन को बोलते हैं हैप्लॉइड, 2n को बोलते हैं डिप्लॉइड, इसके आगे तो हम क्या बोल देते हैं, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 4n हो गया ना, ये 4n हो गया, 4n इक्वल टू कितना हुआ, 92। अरे n इक्वल टू 23, 2n इक्वल टू कितना हो गया, 46। 3n बताओ कितना हो जाएगा, बताओ, 79। 4n कितना हो जाएगा बताओ, 92। तो ये कंडीशन कैसी होगी, पॉलीप्लाइडी की। देखो आगे लिखा हुआ है, एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन लीड टू म्यूटेशन। हाँ, अगर कोई मिस्टेक हो गया रेप्लिकेशन के टाइम पे, जैसे हुआ क्या कि यहाँ पे ये इस तरह से ये बेस पेयरिंग चल रही थी, और थोड़ा सा और इसको दिखाते हैं, यहाँ पे ए के सामने टी आना चाहिए था, जी के साथ सी आना चाहिए था, सी के साथ आ गया ए, जी के साथ सी, टी के साथ ए। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, सी के साथ ए आ गया, या तो ए के साथ टी आना चाहिए था, या सी के साथ जी आना चाहिए था। तो अगर कोई गड़बड़ी हो गई रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो ये क्या करेगा, म्यूटेशन। चलो म्यूटेशन वाले में डिस्कस करेंगे आगे, इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन खत्म हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 30 ईयर के नीट के सारे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा कुछ एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं।
देखो, the machinery and the enzymes in living cell such as E. coli, the process of replication require a set of catalyst या enzyme. The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. हमने पहले ही बात किया था, मेन एंजाइम होते हैं DNA polymerase. Since it uses a DNA template, तो to catalyze the polymerization of deoxynucleotide, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए. इसको कलर लेते हैं. तो ये देखो, ये टेम्पलेट स्टैंड हुआ. इस टेम्पलेट स्टैंड पे देखो क्या क्या बनेगा, ये कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन. इसी टेम्पलेट स्टैंड पे तो हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया, ये वाला पार्ट. These enzymes are highly efficient enzyme as they have to catalyst polymerization of a large number of nucleotide in a very short time. बहुत कम समय में, वाला वही हमने देखा था, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को हम जोड़ दे रहे थे किसी एक साइड में, क्योंकि रेप्लिकेशन दोनों साइड में होता है. ठीक है. और E. coli that has only 4.6 into 10 to the 6 base pair, compare it with human whose diploid content is 6.6 into 10 power 9 base pair, complete the process of replication within 18 minutes. तो अभी हमने बात किया कि E. coli में जो बेस पेयर होते हैं वो 4.6 10 to the 6 बेस पेयर होते हैं और इनका रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट होता है, जबकि सेल डिवीजन 20 मिनट में होता है. दैट मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड. तो ये नहीं बता रहा है कि दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि बाय डायरेक्शनल होती है रेप्लिकेशन. ये किसी एक डायरेक्शन की बात चल रही है, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा नहीं है. ये किसी एक डायरेक्शन में एक सेकंड में 2000 बेस पेयर, ठीक है, इतने न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं. इतने न्यूक्लियोटाइड की क्या हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बेस पेयरिंग हो जाता है. नॉट ओनली डू दीज पॉलीमराइजेशन हैव टू फास्ट, बोला ये देखो पॉलीमराइजेशन फास्ट ही नहीं है, एक्यूरेट भी है, बट दे आल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी होना चाहिए, नहीं कि आप बस चैन जोड़ते जा रहे हो, एक के साथ टी जोड़ रहे हो, कभी जी के साथ यू जोड़ दिया, कभी सी जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, एक के साथ कभी सी जोड़ दिया, टी के साथ कभी जी जोड़ दिया. तो ऐसा नहीं होता है. बहुत एक्यूरेसी बहुत होती है, मतलब बहुत कम, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए. अगर गड़बड़ हो गया तो म्यूटेशन हो सकता है, अभी हमने बात किया. तो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इन म्यूटेशन. कोई भी मिस्टेक हुआ, अच्छा, इसको प्रूफ रीडिंग का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. ये चेक करता रहता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. अगर इसको कहीं गड़बड़ी दिखी तो ये क्या करता है, उसको रिमूव करता रहता है. ठीक है, उसको हटाता रहेगा, रिपेयर करेगा. तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका मेन फंक्शन था रिपेयर का, याद करो, रिपेयर का मेन फंक्शन था. तो ये चेक करता रहता है, प्रूफ रीडिंग करता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं जुड़ा हुआ है. तो क्या हो सकता है, अगर कुछ गलत हुआ है तो म्यूटेशन हो सकता है फर्दर. आगे देखो लिखा हुआ है, फर्दर मोर एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. बहुत एनर्जी खर्च होती है, इसीलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड आते थे वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमेशा आते थे. इसीलिए ये बहुत एनर्जेटिक प्रोसेस होती है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आते थे. और ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड ये ब्रेक होंगे, इससे एनर्जी रिलीज होगी. इस एनर्जी को यूज कर लेंगे रेप्लिकेशन में, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में, या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में, या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन करने के लिए. तो देखो लिखा, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन. दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन. द टू टर्मिनल फॉस्फेटेज इन ए डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला ना, क्योंकि ये डीएनए की बात चल रही है. डीएनए के लिए यहाँ इस फॉर्म में लिख आते हैं डी. ये क्या हुआ, ये हुआ आपका न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया. तो यहाँ पे लिखाएंगे डीऑक्सी. डी किसके लिए, डीएनए के लिए. न्यूक्लियोसाइड किसके लिए, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड, यहाँ साइड किसके लिए, शुगर के, शुगर और बेस के लिए. ये फॉस्फेट अलग से बोल रहे हैं. आगे लिखा है, इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. देखो डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हमने बात की थी हेलिकेज एंजाइम की, टोपोआइसोमरेज की. ठीक है, तो इस तरह से हमने एसएसबी बाइंडिंग प्रोटीन की भी बात किया था. फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स इज द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट इन इट्स इंटायर लेंथ. देखो क्या होता है ना कि डीएनए तो बहुत बड़ा है और इनके दोनों स्ट्रैंड को एक साथ अलग नहीं कर सकते हैं. एक साथ पूरे डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए हमको बहुत एनर्जी. ठीक है, एंटायर लेंथ की बात कर रहा है, एक साथ पूरे डीएनए की जो लेंथ है उसको खोल नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको चाहिए बहुत एनर्जी. और इतनी एनर्जी एट ए टाइम सेल में नहीं होती है ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो कैन नॉट सेपरेट, एक साथ सेपरेट नहीं कर सकते डीएनए पूरे लेंथ को. द रेप्लिकेशन अकर विद इन ए स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. तो किसी छोटे, देखो ये क्वेश्चन आया था नीट में, स्मॉल ओपनिंग. स्मॉल ओपनिंग में ही रिप्लिकेशन होता है, उसको बताया रेप्लिकेशन फॉर्म, हमने बताया था, रिफर टू एज रेप्लिकेशन फॉर्म.
क्लियर? द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन, हाँ यही तो पॉलीमराइजेशन करते हैं डीएनए पॉलीमरेज वाले इन वन डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, this creates some additional complication at the replicating for consequently on one stage the template with polarity 3 to 5, ये बात किया था हमने, जिस पे कंटिन्यूअस चेन बनेगी, जिसको हम लीडिंग बोले थे, वहां की जो टेम्पलेट होती है उसकी पोलरिटी क्या होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस, याद आ गया होगा, while the other the template with polarity 5 to 3 डायरेक्शन, रेप्लिकेशन फॉर की डायरेक्शन में पोलरिटी चेक करेंगे, अभी हमने बात किया था जिधर रेप्लिकेशन फॉर रहेगा उधर ही पोलरिटी चेक करेंगे, तो देखो ये रेप्लिकेशन फॉर, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम, रेप्लिकेशन फॉर क्या है, तो देखो इस तरह से पोलरिटी इधर हो गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये नया चेन इधर बन रहा है, तो लेकिन इसकी पोलरिटी बताओ किधर होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि रेप्लिकेशन फॉर किधर है, इज डिसकंटिन्यूअस, हाँ तो जहां पे डिसकंटिन्यूअस स्टैंड होता है वहां पे टेम्पलेट की पोलरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, द डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय द एंजाइम डीएनए लिगेज, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनको जोड़ने का काम कौन किया, इनको जोड़ने का काम कौन किया, डीएनए लिगेज, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, तो देखो ये बात हमने भी की भी कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके लिए चाहिए हमको आरएनए प्राइमर, आल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस, देखो ये रेप्लिकेशन किसी भी डीएनए में किसी भी प्लेस पे स्टार्ट नहीं हो सकती, ये डीएनए में कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो सकता रेप्लिकेशन, हमने बोला उसके लिए एक फिक्स साइट होती है जिसको होते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कहाँ तक, हाँ देयर इज ए डेफिनेट रीजन इन ई कोलाई डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, उसको होते हैं ORI, सच रीजन आर टर्म्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, तो आगे देखो, it is because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if need to be propagated during recombinant DNA procedure requires a vector, the vector provide the origin of replication, actually कुछ टर्म को तो हम यहाँ पे बायोटेक में देखेंगे, देखो होता है क्या है कि जहाँ पे ये ORI होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था ये एक स्पेसिफिक साइट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे 80 रीच होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जीसी बहुत कम मिलता है, जीसी बहुत कम मिलता है इस ORI साइड पे, ठीक है, इस ये बहुत कम मिलता है, 80 बहुत ज्यादा मिलता है, उसका रीजन ये है कि देखो ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसके लिए चाहिए आपको बहुत एनर्जी, देखो अगर जी और सी इस ORI साइड पे ज्यादा होंगे यहाँ पे बॉन्ड को ज्यादा ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड ज्यादा है, अगर 80 ज्यादा होंगे तो देखो 80 में कितने बॉन्ड होते हैं, 2 ही बॉन्ड होते हैं, जीसी में 3 बॉन्ड होते हैं, तो जीसी यहाँ पे कम होता है, 80 ज्यादा होते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ पे कंजर्व भी हो रही है इसकी वजह से, तो ये बात तो हमने आपको बताई भी थी, ठीक है, आगे देखते हैं वेक्टर वगैरह क्या होता है, ये हम थोड़ा सा बायोटेक में देखेंगे इस वाले प्रोसेस को, वहां पे फिर से हम देखेंगे, फर्दर नॉट वेरी डिटेल्स ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल इन यूकैरियोट, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज, देखो सेल साइकिल नहीं चलती, हमने बताया था आपको प्रोकैरियोट में सेल साइकिल नहीं चलता, तो वहां पे एस फेज की बात ही नहीं करेंगे, वहां पे सिंपली क्या बोल देंगे, जस्ट प्रायर टू फिजन, ठीक है, सेल डिवीजन कब होता है या वहां पे रेप्लिकेशन कब होता है, रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में होता है जस्ट प्रायर टू फिजन, जब सेल डिवाइड करनी होती है ना उसके पहले ही यहाँ पे जो डीएनए होते हैं ये एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए, तो सेल डिवीजन से पहले क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है नहीं और यहाँ पे कोई सेल साइकिल चलता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है ए माइटोसिस होता है, माइटोसिस मियोसिस होता नहीं प्रोकैरियोट में, यहाँ पे चलती ए माइटोसिस, डायरेक्ट डिवीजन होता है, तो यहाँ पे कोई सेल साइकिल नहीं चलेगा, तो यहाँ पे एस G1 G2 की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है एस फेज होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, फेलर इन सेल डिवीजन, अगर कोई सेल डिवीजन में कोई फेलर होता है आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन तो हो गया 1 से 2 डीएनए बन गए, जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम या 46 डीएनए है तो 92 डीएनए या 92 क्रोमोसोम बन गए, लेकिन अगर सेल डिवीजन नहीं हो पाया तो ये क्या करेगा, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, क्रोमोसोमल एनोमेली, ठीक है, क्रोमोसोमल एनोमेली या पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है, यू विल लर्न द डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन एंड द प्रोसेस ऑफ अकरिंग एट दिस साइट इन हायरार्किस,
तो ये आपके लेवल के थोड़े से बाहर की बातें हैं, फिर भी हम इसको जब म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पॉलीप्लाइडी वगैरह के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि कई चीजें पहले ही लिख दी जाती हैं, तो अब जब तक हम उस टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, या और भी एक सीक्वेंस पे एनसीईआरटी नहीं लिखी गई है, उस सीक्वेंस को हमको फॉलो करना है जैसे हम अपने नोट्स में देते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको म्यूटेशन या अगले टॉपिक में मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वाले जो पॉइंट्स है वो उधर कवर हो जाएंगे। अभी अगर हम समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा बहुत सारी। प्लॉइडिक में देखो, प्लॉइडिक मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लॉइडिक में बता दीजिए। देखो प्लॉइडिक मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब सेट किसको बोलते हैं, सेट का मतलब जैसे हमने बोला हमारे पास देखो फादर से कितना है 23 क्रोमोसोम, ये एक सेट हुआ, इसको बोलेंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। मदर से भी 23 है तो ये वन सेट। और तो टोटल कितने हो गए हमारे पास होते हैं, हमारी डिप्लॉइड सेल में कितने होते हैं, टू सेट को क्या बोलते हैं 2n, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉइडी, डिप्लॉइड। प्लॉइडिक मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम, कितने सेट हैं आगे लिखा हुआ डाई, दो सेट है। तो 2n इक्वल टू 46, 23 मदर से 23 फादर से, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब सुनना है, डाई मतलब हुआ टू, प्लॉइडिक मतलब हुआ सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट फादर से एक सेट मदर से, यही है प्लॉइडिक। पॉलीप्लॉइडिक मतलब क्या हुआ, देखो n और 2n तक तो हम इसको n को हैप्लॉइड बोलते हैं, 2n को हम डिप्लॉइड बोलते हैं, मोर देन 2n हो जाता है 3n 4n, इनको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, 5n 6n इनको क्या बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो जैसे हमारे पास कितना था इसको देखते हैं, अभी हमने बोला कि 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम हुआ। अब हुआ क्या, रेप्लिकेशन तो हुआ लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो पाया। रेप्लिकेशन होगा तो बताओ ये 4n इक्वल टू कितना हो जाएगा 92 क्रोमोसोम। और जब दो नई सेल बनेगी तो इसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएंगे, तो इसमें कितना आएगा 2n इक्वल टू, बताओ कितना आएगा 46, इसमें भी 2n इक्वल टू कितना आएगा 46, आधा कर दोगे, दोनों सेल में डिवाइड करना क्रोमोसोम को, तो 2n इक्वल टू 46, 2n इक्वल टू 46। तो पहले जितने थे उतने ही, जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में ये क्रोमोसोम आ गए। तो ये बताइए समझ में पॉलीप्लाइडिक मतलब क्या हुआ, पॉली मतलब होता है मेनी। अब देखो यहाँ पे ये पॉलीप्लाइडिक हुआ, पॉलीप्लाइडिक, पॉलिक मतलब क्या हुआ मेनी, प्लाइडिक मतलब क्या हुआ बताओ सेट ऑफ क्रोमोसोम। और कितने सेट है बताओ, मेनी मतलब यहाँ पे 4 सेट है क्रोमोसोम के, है ना। तो अब क्लियर है ये चीज, क्लियर है, ओके ठीक है। तो ये रेप्लिकेशन खत्म हुआ, और देखो कुछ चीजें और हैं, जैसे हमने आपको अभी बात नहीं की है एक्सोन्यूक्लियस की, 5 to 3 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, 3 to 5 डैश एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे 30 ईयर वाला तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी टाइम भी हो गया, ओके। तो फिर मीटिंग एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है।